अब बात करेंगे टारगेट 2026 की। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। कल नक्सली मुठभेड़ में राजू राम ओयमी शहीद हुए थे। मुठभेड़ में जवानों को हमारे जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया था। ढेर नक्सलियों की शिनाख्त अभी जारी है, उनकी पहचान लगातार की जा रही है, लेकिन 26 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया था। और ये राजू राम ओयाम है जो शहीद हो गए थे। कल नक्सलियों से लड़ते लड़ते की बहादुरी का परिचय इन्होंने दिया। कल नक्सली मुठभेड़ में राजू राम ओयाम शहीद हुए थे और आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई अधिकारियों के द्वारा। जो सीनियर अधिकारी है, इनकी आंखें नम है। जाहिर सी बात है, जब अपना कोई साथी नहीं रहता, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को शहीद पर गर्व होना चाहिए। और जहां से भी हैं वो मौजूद हैं, वहां से वो IBC24 के जरिए श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब आपको कांकेर से खबर बताता हूं मैं। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की वापसी हो गई है। जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया था। मारे गए नक्सलियों के शव लेकर जवान लौटे हैं। रात भर जंगल में जवानों की टीम रुकी रही थी। कल मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे। ओवरऑल 30 मारे गए थे। इसके पहले आपको मैंने बताया 26 नक्सली को ढेर किया था हमारे जवानों ने, और कांकेर में 4 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर किया। यानी कुल जो है वो संख्या हो जाती है 30। और ये ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको IBC24 आपका अपना न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, क्योंकि कल से ही ग्राउंड जीरो की हर खबर, हर रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है। जब जवान वापस आ रहे थे, वो सारे सामान बरामद किए गए हैं नक्सलियों के पास से, वो इसमें लाया गया। डेड बॉडीज को भी इसमें रखा गया है जो नक्सलियों की है। 4 नक्सली हैं, क्योंकि कांकेर में 4 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर किया है। और अभी हम आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे ग्राफिक्स के जरिए। अब तक जो मुठभेड़ हुई है नक्सली, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चूंकि 2026 तक तो नक्सलियों का दायन करने का निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है। देखिए 24 के बड़े नक्सल ऑपरेशन, 12 दिसंबर को 7 नक्सली ढेर हुए थे, ये नारायणपुर की है। 22 नवंबर को कोंटा में 10 नक्सली ढेर हुए थे, ये 2024 के बड़े नक्सल ऑपरेशन है। 4 अक्टूबर को 38 नक्सली ढेर हुए, ये इसमें 38 नक्सली ढेर हुए थे। और उसके पहले देखिए 3 सितंबर को 9 नक्सली ढेर हुए थे। और ये लगातार हम बता रहे हैं 15 जून को 8 नक्सली ढेर हुए थे। और इसके पहले आपने देखा ही कि कुल 30 नक्सली ढेर हुए। 23 और 24 मई को 8 नक्सली आबूझमाड़, यहाँ पर 8 नक्सली ढेर हुए थे। और 10 मई को 12 नक्सली ढेर हुए थे बीजापुर में, ये भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। फिर नारायणपुर में 30 अप्रैल को 10 नक्सली ढेर हुए थे, ये भी नक्सल प्रभावित इलाका है। कांकेर में 16 अप्रैल को 29 नक्सली ढेर हुए थे, 16 अप्रैल को 29 नक्सली। और ये देखिए कल भी 30 नक्सली कुल ढेर हुए हैं। 2 अप्रैल को भी नक्सली ढेर हुए थे, 12 दिसंबर को नक्सली। ये 2024 के बड़े जो नक्सल ऑपरेशन रहे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अबूझमाड़ एक बड़ा कठिन क्षेत्र था, जहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन किया। बैला डीला की दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उस प्रतिबद्धता को पूरी बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की वापसी हो रही है। नक्सलियों के डेड बॉडी है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बता रहे थे कि किस तरह से मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अब तक सफल अंजाम दिया है। और 2024 के बड़े नक्सल ऑपरेशन जो रहे वो देखिए 5 जनवरी को नारायणपुर में 5 नक्सली ढेर हुए, ये 5 जनवरी का है, इसी साल का है। 16 जनवरी को 20 नक्सली ढेर हुए हैं, ये सुकमा की 16 जनवरी की खबर है। अब 20 से 22 जनवरी को 16 नक्सली
ढेर हुए हैं। ये गरिया बंद इलाके की है और 1 फरवरी को 8 नक्सली ढेर हुए थे। यानी इस साल काफ़ी तेज़ी से अभियान चल रहा है। 10 फरवरी को 31 नक्सली ढेर हुए हैं। 10 फरवरी को 20 मार्च को आप देखिए 26 नक्सली ढेर हुए, यानी कल ही 20 मार्च को 4 नक्सली ढेर हुए कांकेर में। टोटल संख्या मिलाएंगे तो ये 30 हो जाती है। तो 2025 के ये बड़े नक्सल ऑपरेशन है जो हमारे जवानों की तरफ से अंजाम दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हमारे डीआरजी बीजापुर, डीआरजी, एसटीएफ, डीआरजी सुकमा, बस्तर फाइटर, कोबरा और सीआरपीएफ, ये सभी संस्थाओं के जवान मिलकर के सर्च ऑपरेशन में थे। कल सुबह 7 बजे से फायरिंग शुरू हुआ था गंगालूर क्षेत्र में, बीजापुर में, जो कि धुर नक्सल प्रभावित ही माना जाता है। और वहाँ पर ये फायरिंग शुरू होने के बाद दोपहर शाम तक बड़ी स्पष्टता के साथ समाचार आई कि 26 नक्सली इसमें मारे गए हैं और उनके शव भी बरामद किए गए हैं। शिनाख्ती का काम आज और कल में पूर्ण किया जाएगा। उनमें कितने के इनाम है, कितने नक्सली उसमें हैं, इन सारी चीज़ों को ये निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ 4 नक्सली और भी हमारे कांकेर के ऑपरेशन में, जिसमें डीआरजी कांकेर, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ के जवान संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। तो कांकेर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में एक ये ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 और लोग मारे गए। इस तरीके से बड़ी उपलब्धि जो नक्सल प्रभावित नक्सल ऑपरेशन के लिए मिली, वो 30 नक्सली कल मारे गए हैं। ये हम सबके बीच में ध्यान आया है। मैं इसके लिए विशेष रूप से AK-47 SLR, इंसास राइफल और 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत अनेक तरह के विस्फोटक आदि भी इस पूरी प्रक्रिया में बरामद हुए हैं। TCOC के समय को उचित समझ करके एक मीटिंग अरेंज किया गया था जिसमें इनको घेरा गया और ये संघर्ष के दौरान इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करते जब इन्होंने की तो जवाबी फायरिंग में इनकी मृत्यु हुई। तो इन नक्सलियों के इस बीजापुर में विशेष रूप से इस मृत्यु के उपरांत बहुत बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मैं विशेष रूप से इन सारी बातों के साथ साथ आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि 25 वर्षों से जब हम पामेड़ जा रहे थे, बीजापुर से पामेड़ जाया जाता था, अभी विगत 25 वर्षों से बीजापुर से पामेड़ जब जाते थे तो तेलंगाना से होकर जाना पड़ता था। अब और ये दूरी हमको 250 किलोमीटर पड़ती थी बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए। अब सुरक्षा बल के जवानों के अभियान से बीजापुर से पामेड़ सीधे कोंडापल्ली तर्रेम होकर के जाया जाता है और यह 90 किलोमीटर में पहुंचते हैं। जो आपको तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब ये 90 किलोमीटर पहुंचते हैं। ये सड़क प्रारंभ हुआ है, न सिर्फ सड़क प्रारंभ हुआ है वरन वहाँ पर बस भी चलना प्रारंभ हो गई। सुबह से प्रत्येक दिन ये बस चलती है। लोगों में बड़ा सुकून है इस विषय को लेकर के। आपको कुछ और ऐसी ही जानकारियां मैं विशेष रूप से देना चाहूँगा। गारपा, कल नारायणपुर के युवा आए थे, आज एक और जिले के युवा यहाँ आएंगे। कल नारायणपुर के युवा आए थे, उनसे भी मैंने बात भी की और वैसे भी पुराना रिपोर्ट इसमें है। 25 वर्षों से गारपा नामक स्थान पे जो साप्ताहिक बाजार लगता था वो बंद था। अभी वो साप्ताहिक बाजार भी वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर पुजारी कांकेर और कोंडापल्ली, विशेष रूप से पुजारी कांकेर का नाम किस तरीके से पुवर्ती जैसे लिया जाता था कि बड़ा ही गढ़ है नक्सलियों का। इस पुजारी कांकेर में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गया है, लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। कोंडापल्ली में भी साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हुआ है, आना जाना प्रारंभ हुआ है। नारायणपुर से मसपुर, बीजापुर से पामेड़, दंतेवाड़ा से अरनपुर, जगरगुंडा, यहाँ तक बस सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं, बस सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। मोबाइल टावर 577 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और जितने आवश्यक होंगे वो सारे मोबाइल टावर वहां लगाने का प्रावधान हमारे पास अब है। साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरमेटा में, एरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में, इन सभी स्थानों पर जो आप ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा और कस्तूरमेटा का नाम आपको ध्यान में होगा। गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई
जो नीति सरेंडर नीति थी उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं सरेंडर कर रहे हैं ये वस्तुतः वो ही है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी, अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे उनकी विभिन्न मांगें थी, ये उनकी सुनवाई का विषय, तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे फैमिली मेंबर उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियां हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3,03,000 कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है। उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी। इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिज़ाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है, तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गाँव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में, और इलवद पंचायत अभियान ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो उस पंचायत को तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही साथ उस पंचायत में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा चाहे टावर लगाकर या बाजू वाले टावर से वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ पर विद्युत वाला तार खींचकर विद्युत कनेक्शन ले जाया जाएगा और जब तक विद्युत कनेक्शन नहीं जाता है तो उसमें सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी। यह इलवद पंचायत अभियान के अंतर्गत हम लोग आगे करने वाले हैं, जिसमें पंचायत विभाग के माध्यम से भी और सभी विभागों को जोड़ करके हम लोग एक बल्क में सरेंडर लोगों का हो सके, नीचे क्लियर हो सके। जैसे ओडीएफ पंचायत होता था, उसी पैटर्न पे आप सोच लीजिए कि अब माओवाद मुक्त हो गया है, ऐसा पंचायतें भी डिक्लेयर करेंगी। मैं विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे वो बस्तर के नक्सल पीड़ित हों जो दिल्ली तक पहुंचे थे माननीय राष्ट्रपति महोदया तक, चाहे वो नक्सल प्रभावित लोग हों जिनके लिए हमारे इस सरेंडर पॉलिसी, इस रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी है। अभी जो पॉलिसी है वो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी दोनों है। सरेंडर करते हैं तो क्या होगा, रिहेबिलिट करने के लिए क्या होगा, तो वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी ये पॉलिसी है।
जो अभी पॉलिसी आई है वो नक्सल प्रभावितों के लिए भी आई है। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता दोनों को नक्सलियों ने मार दिया है, तो अनिवार्यतः उसको हॉस्टल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसके पूरे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बालिग होते तक इन सारी बातों की व्यवस्था भी नए सरेंडर पॉलिसी में है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल के बारे में बता रहे थे कल क्या हुआ और इसके साथ ही आगे की क्या योजनाएं हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो नक्सलियों के अब तक कब्जे में रहा, उसके बारे में विस्तार से वो बता रहे थे। फिलहाल ये 2024 और 2025 के जो नक्सल हमले अब तक हुए हैं उसके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने विस्तार से बताया कि कल क्या क्या हुआ, किस तरह से उस ऑपरेशन को, नक्सल ऑपरेशन को सफल बनाया गया, नक्सलियों के पास से क्या क्या सामान बरामद किए गए, अस्त्र शस्त्र क्या बरामद किए गए, वो जानकारी दी। अगर नक्सलियों के द्वारा किसी गांव के बच्चे के माता पिता दोनों को मार दिया गया हो तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए उन दूरस्थ इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू अयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू अयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा।